एक परफेक्ट लव स्टोरी थी या सिर्फ दिखावा? क्योंकि जब बीवी गायब हो जाए और सबूत पति के खिलाफ हो तो क्या वो सच में दोषी है या कुछ और है इस कहानी के पीछे? तो आइए जानते हैं दोस्तों हमारी आज की इस मूवी गॉन गर्ल के बारे में। तो कहानी की शुरुआत में हमें निक को दिखाया जाता है जो अपनी बहन के बार में आता है क्योंकि निक की आज मैरिज एनिवर्सरी होती है। उसकी शादी को आज पूरे 5 साल हो चुके हैं, मगर वो अपनी शादी से इतना खुश नहीं है। वो अपनी बहन को बताता है कि शायद जल्दी वो अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लेगा। वो बताता है हर सालगिरह पर उसकी पत्नी एमी उसके साथ एक गेम खेलती है जिसमें वो गिफ्ट को छुपाती है और क्लू के जरिए उसे ढूंढना होता है। लेकिन अब उनके बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। जिसके बाद निक जब अपने घर आकर देखता है तो उसकी पत्नी घर पर नहीं होती और सामने टेबल भी टूटी हुई होती है। उसे ये सब अजीब लगता है तो वो डिटेक्टिव को बुलाता है। डिटेक्टिव अपने असिस्टेंट के साथ आती है और जब घर की तलाशी लेती है तो उसे शक होता है कि उसकी पत्नी के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है, क्योंकि घर पर उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि निक की उसकी पत्नी से नहीं बनती थी। दरअसल निक एक राइटिंग टीचर है जबकि उसकी पत्नी एमी खुद एक राइटर थी जो अपनी टीनेज में बहुत ही फेमस हुआ करती थी। और अब डिटेक्टिव को निक पर शक होता है तो वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है जहाँ उससे कई सारे सवाल किए जाते हैं, मगर निक उन सवालों का ठीक से जवाब नहीं देता। निक के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत न होने के कारण डिटेक्टिव को उसे छोड़ना पड़ता है। एमी जो कि कहीं न कहीं एक सेलिब्रिटी है, इसीलिए मीडिया कवरेज पाने की वजह से पूरे देश में ये खबर तेजी से फैल जाती है कि निक की पत्नी एमी अचानक से कहीं गायब हो गई है। जहाँ निक भी इस केस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, इसीलिए सबको उस पर और उसकी बहन पर शक होने लगता है कि पैसों की लालच की वजह से ही इन लोगों ने एमी को कहीं गायब कर दिया। फिर जब निक अपने घर आता है तो वो अपने अतीत की यादों में खो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एमी जो कि बहुत फेमस होने के साथ साथ बहुत अमीर भी थी, उसने निक से शादी की थी जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। ये दोनों ही काफी अच्छे लेखक थे, लेकिन रेसिज्म आने की वजह से दोनों की जॉब चले गई। उसके बाद निक के मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से निक फैसला करता है कि वो न्यूयॉर्क छोड़कर अपनी मॉम के पास जाएगा। वो इस बारे में एमी से कुछ नहीं कहता, मगर एमी भी उसके साथ आ जाती है। निक की मॉम के मौत के बाद भी निक वहीं रहता है और अब उसका काम करने का भी मन नहीं करता था, इसीलिए एमी ने उसके लिए एक बार खोल दिया था जो उसकी बहन उसके साथ मिलकर चलाती थी, क्योंकि शायद अब वो खुद मेहनत करना नहीं चाहता। और एमी के साथ भी उसके रिश्ते दिन ब दिन खराब होने लगे थे। जिसके बाद निक की कॉलेज में राइटिंग की जॉब लग जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एंडी नाम के स्टूडेंट से होती है और जल्दी इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। जिसके बाद कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ डिटेक्टिव को निक के घर पर कुछ खून के निशान मिलते हैं। इससे डिटेक्टिव का निक के ऊपर शक और ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि डिटेक्टिव को पड़ोसियों से पता चलता है कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिस वजह से एमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी और इसीलिए उसने एक गन भी खरीदी थी। डिटेक्टिव जब वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर उन्हें एमी के यूरिन सैंपल मिलते हैं, जिसे वो लैब में भेज देती है। और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि एमी प्रेग्नेंट थी, लेकिन निक साफ साफ मना कर देता है। वो बताता है कि उसके और एमी के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डिटेक्टिव का निक पर शक बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। और अब यहाँ पर निक की एक पड़ोसन आती है जो कहती है कि वो एमी की बहुत अच्छी दोस्त है। वो हमेशा से फैमिली प्लानिंग करना चाहती थी, लेकिन निक के साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं था, इसीलिए वो कभी फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाई। निक को उस पड़ोसन पर शक होता है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि एमी कभी अपने पड़ोसियों से इतनी पर्सनल बातें नहीं किया करती थी और न ही वो उनसे दोस्ती करना पसंद करती थी। ये बात वो डिटेक्टिव को भी बताता है, लेकिन डिटेक्टिव को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। और अब डिटेक्टिव को एक जली हुई डायरी मिलती है जिसमें उसने लिखा होता है कि निक से उसकी जान को खतरा है। असिस्टेंट डिटेक्टिव से कहता है कि हमें निक को अरेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अब भी इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि निक ने ही अपनी पत्नी एमी का कत्ल किया है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ड्राइव कर रही होती है और ये और कोई नहीं थी बल्कि अपनी एमी है, जिसने पूरी तरह से अपना रूप बदल लिया है। एमी उस दिन के बारे में सोचती है जिस दिन वो निक से मिलने बार में गई थी और उसने बार के बाहर निक और उसकी स्टूडेंट एंडी को देख लिया था जो कि एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े थे। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। उसने निक का हमेशा साथ दिया, हालांकि वो अमीर घर से थी, फिर भी उसने निक से शादी की। इसके बाद जब निक की मॉम की तबीयत खराब हुई तो वो उसके साथ यहाँ तक चले आई। जब उसके पास पैसे और काम नहीं था तो उसने उसके लिए एक बार तक खोल दिया और अब वो उसे चीट कर रहा है। इस बात को एमी बर्दाश्त नहीं कर पाई और साथ में उसे ये भी पता चल जाता है कि उनके मैरिज एनिवर्सरी के दिन निक उसे डिवोर्स देने वाला है, इसीलिए उसने निक से बदला लेने का प्लान बनाया। वो उसके क्रेडिट कार्ड से जानबूझकर फिजूल खर्चा करती थी ताकि सबको ऐसा लगे निक जानबूझकर फिजूल खर्चा करता है। साथ ही वो उसके इंश्योरेंस पेपर पर साइन करवा कर अपना इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़वा देती है ताकि सबको ऐसा लगे कि इंश्योरेंस के पैसों के लिए
लिए निक ने अपनी पत्नी एमी का कत्ल कर दिया। वो अपनी पड़ोसन से भी दोस्ती करती है क्योंकि वो पहले से प्रेग्नेंट होती है और निक और अपने बारे में उसे बताती है कि हम दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ताकि वो उसकी सिंपैथी हासिल कर सके। वो उसकी यूरिन को जानबूझकर अपने वॉशरूम में डाल देती है ताकि पुलिस को लगे कि उसने अपनी पत्नी को इसलिए मारा क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट लड़की को मारने के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। वो खुद को जख्म देकर अपना खून फर्श पर डालकर साफ करती है ताकि वो निशान पुलिस को मिले। मैरिज एनिवर्सरी के दिन वो हमेशा उसके साथ एक गेम खेलती थी जिसमें उसे क्लू से सारे गिफ्ट को ढूंढना होता था, लेकिन इस बार क्लू उसके लिए नहीं बल्कि डिटेक्टिव के लिए थे। अब यहाँ निक अपने बहन के गैराज में जाता है। वहाँ वो देखता है कि यहाँ पर किसी ने बहुत सारी शॉपिंग की हुई है। दरअसल ये उसी के कार्ड से की हुई शॉपिंग है और जब ये उन्हें खोलते हैं तो देखते हैं उसके अंदर मर्डर वेपन भी है। ये देख उसकी बहन पूरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि अब वो भी इसमें फंस सकती है। वो सब कुछ वहीं छोड़ चला जाता है, लेकिन डिटेक्टिव जो कि हमेशा से उसके पीछे थी वो वहाँ पर आती है और उन्हें मर्डर वेपन भी मिल जाता है, जिसके बाद निक और उसकी बहन को अरेस्ट कर लिया जाता है। पर अब निक को बेल मिल चुकी है और वो न्यूयॉर्क वापस आकर एक बहुत ही अच्छे लॉयर को हायर करता है। वो उसे सब कुछ बताता है और ये भी कहता है कि उसे कभी भी एमी के साथ सेफ नहीं लगता था, वो कहीं ना कहीं साइको थी। उसके बाद निक एमी के पहले बॉयफ्रेंड से मिलता है जिसके ऊपर उसने इज्जत लूटने का आरोप लगाया था और अरेस्ट भी करवाया था। उससे बात करने के बाद निक को पता चल जाता है कि एमी उससे बदला ले रही है और अब निक एमी के दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलने जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर होता है। वो निक से बात करने से मना कर देता है क्योंकि आज भी वो एमी के प्यार में पागल है। वहीं हम एमी को देखते हैं जो कि एक छोटे से टाउन में रहती है। वो अपने पड़ोसी के साथ बाहर होती है पर तभी उसके पैसे गिर जाते हैं जो उसके पड़ोसी देख लेते हैं और रात को उसके घर आकर उसके सारे पैसों को छीन लेते हैं। अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा, इसी वजह से वो अपने उसी बॉयफ्रेंड को कॉल करती है जो उसे आज भी प्यार करता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है जहाँ वो उसे बताती है कि निक उसे हमेशा से टॉर्चर किया करता था, उससे उसकी जान को खतरा था, इसीलिए उसने घर छोड़ दिया और अब वो घर वापस नहीं जाना चाहती। इसके बाद उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे अपने लेक हाउस में ले आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रह सकती हो, यहाँ कभी भी कोई नहीं आता। वहीं एमी के टाउन में हम देखते हैं कि अब भी सबको विश्वास है कि वो जिंदा है, इसीलिए उसके लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है जहाँ पर निक सबके सामने बहुत ही इमोशनल स्पीच देता है और कहता है कि तुम घर वापस आ जाओ। निक की गर्लफ्रेंड एंडी भी वहाँ मौजूद होती है और जब वो सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो प्रेस वालों को बता देती है कि उसका और निक का अफेयर है। ये सुनने के बाद सबको यकीन हो जाता है कि उसी ने अपनी पत्नी को गायब किया है या उसका कत्ल किया है। जिसके बाद निक अपने लॉयर के पास जाता है। उसका लॉयर कहता है कि अब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन तुम एक फेमस टॉक शो में जाओ जहाँ तुम सबके सामने बताओ कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। तुम्हें अपनी गलती को वहाँ मानना होगा, साथ ही तुम्हें ये कहना होगा कि तुम अपने परिवार को अपनी पत्नी को वापस चाहते हो, क्योंकि अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र कर रही है तो वो न्यूज और टीवी से तुम पर नजर रख रही होगी। हो सकता है वो तुम्हारी बातों से इमोशनल होकर घर वापस आ जाए। फिर निक उस टॉक शो में जाता है जहाँ पर वो बताता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, वो चाहता है कि वो घर वापस आ जाए और वो रोने का नाटक करता है। एमी भी ये इंटरव्यू देख रही होती है। वो देखती है कि निक ने वही टाई पहनी है जो उसने कभी उसे गिफ्ट किया था और जब वो बहुत ध्यान से इंटरव्यू को सुन रही होती है तो इस बात को उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी नोट करता है। जिसके बाद वो अपने घर वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड कॉलिन ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि एमी अब उसी के साथ रहे। ये देख एमी का भी दिल कहीं ना कहीं बदलने लगता है, इसीलिए अब उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वहीं हम डिटेक्टिव को देखते हैं जिसे उस वेपन पर जो उसकी बहन के गैराज में गिफ्ट के साथ मिला था उसमें उन्हें एमी के खून के ट्रेसेस मिलते हैं, जिस वजह से वो एक बार फिर से निक को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन इस बार भी उसका लॉयर उसे बेल पर रिहा करवा देता है। दूसरी तरफ एमी अब कॉलिन के साथ बहुत ही अच्छे से रह रही होती है। वो कैमरे के सामने ऐसा बर्ताव करती है जिससे वो उसकी हर एक बात का पालन करती हो। दरअसल अब एमी के दिमाग में कोई और प्लान चल रहा होता है। वो प्लान बनाने में बहुत ही शातिर होती है और जब कॉलिन वहाँ से चला जाता है तो वो अपने शरीर में चोट के निशान बनाती है और जब रात को कॉलिन घर वापस आता है तो वो उसे सीड्यूस करना शुरू कर देती है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उसी दौरान एमी कॉलिन को मारकर वहाँ से गाड़ी लिए सीधा अपने घर आ जाती है जहाँ पहले से प्रेस वाले मौजूद होते हैं। वो देखती है कि निक उसके सामने है, लेकिन निक समझ जाता है ये उसका कोई प्लान है। जिसके बाद एमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर वो डिटेक्टिव को बताती है कि बचपन में स्कूल में कॉलिन और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन उसके बाद वो दोनों अलग हो गए। लेकिन कॉलिन का प्यार कभी खत्म ही नहीं हुआ। वो हमेशा उसे लेटर लिखा करता था और एक दिन
दिन जब उसकी एनिवर्सरी थी तो कॉलिन उसके घर पर आ गया। वो उससे बचने के लिए किचन में भागी, लेकिन उसने डंडे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और अपने लेक हाउस ले गया, जहाँ पर उसने उसके साथ जबरदस्ती भी की। और अगर आपको सारे सबूत चाहिए तो आप उसके लेक हाउस की सीसीटीवी फुटेज को चेक कर सकते हैं। दरअसल वो जानबूझकर सीसीटीवी फुटेज के आगे ऐसे पेश आती जैसे उसे कॉलिन ने यहाँ पर जबरदस्ती रखा हुआ है, और यहाँ पर वो डिटेक्टिव जो उसे बहुत वक्त से देख रही है उसे कहीं न कहीं उस पर शक होने लगता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें कॉलिन ने किडनैप किया था तो वो मर्डर वेपन निक की बहन के गैराज में कैसे आया। एमी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि अगर मैं वापस नहीं आती तो तुम मेरे निर्दोष पति को कब का जेल में डाल चुके होते, और बेहोश होने का नाटक करती है। पर अब डिटेक्टिव को उस पर शक हो चुका है। इसके बाद निक उसे घर ले आता है और कहता है कि अभी नाटक करना बंद कर दो, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो और तुमने ही कॉलिन को मारा है। तो वो पहले चेक करती है कि निक के पास कोई रिकॉर्डर तो नहीं, और उसके बाद वो उसे सारा सच बता देती है। लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि अब सबके सब एमी के साथ है। वो निक से कहती है कि जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा तो मुझे यकीन हो गया कि तुम ही मेरे लिए सही हो, और इसीलिए मैं वापस आ गई। निक फैसला करता है कि वो ये सारी बातें अपने लॉयर और डिटेक्टिव को बता देगा, और वो उन दोनों को सारी बातें बता देता है। लेकिन डिटेक्टिव कहती है कि मेरे पास एमी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, उसने कॉलिन को सेल्फ डिफेंस के लिए मारा, इसीलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अब निक जब अपने घर पर होता है तो एमी उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है कि तुम्हें एक अच्छे पति की तरह सारी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। निक भी अब कहीं न कहीं एमी से डरने लगा था। अगली सुबह एक रिपोर्टर यहाँ पर इनका इंटरव्यू लेने के लिए आने वाली होती है। एमी कहती है कि तुम्हें उन सब बातों को एक्सेप्ट करना होगा जो मैंने प्लान किया है, यानी कि तुमने अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की थी, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, हमारा रिश्ता पहले ठीक नहीं था पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन निक ऐसा नहीं करना चाहता था, वो एमी को छोड़ने का फैसला कर चुका है। एमी बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। निक ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यहाँ तक कि वो कई महीनों से एक दूसरे के करीब तक नहीं आए। एमी कहती है कि फर्टिलिटी क्लिनिक में जो तुमने अपने स्पर्म के सैंपल दिए थे मैंने उसे अपनी बॉडी में इंसेमिनेट करवा लिया और अब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनने के बाद निक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपना आपा खो बैठता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। एमी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और कल को जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो वही नफरत मैं उसके दिल में तुम्हारे लिए डाल दूंगी। यहाँ पर निक बुरी तरह से फंस चुका है। वो जानता है कि वो बच्चा उसकी जिम्मेदारी है, इसीलिए वो तय करता है कि वो एमी के साथ रहेगा। इसके बाद हम इंटरव्यू देखते हैं जहाँ पर ये दोनों अनाउंस करते हैं कि एमी प्रेग्नेंट है जो जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। दरअसल निक ने एमी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। वो अपने बच्चे को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है, इसीलिए उसने फैसला कर लिया कि वो अब एमी के साथ ही रहेगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप होते तो क्या करते कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी मजेदार कहानियों को देखने के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक करें ताकि हर कहानी आप तक पहले पहुँचे। मिलता हूँ मैं आपसे और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।